अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। और आज है जी सैटरडे, हफ्ते का दिन, और जैसा कि आपको पता है कि सैटरडे वाले दिन मेरा शो होता है। सैटरडे संडे में आपके साथ होती हूँ 9 बजे से 11 बजे तक, और आप हमारे प्रोग्राम में शामिल भी हो सकते हैं। शामिल होने का तरीका कुछ इस तरह से कि आपकी टीवी स्क्रीन्स पे हमारे फ़ोन नंबर आ रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करके आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, जो हमारे गेस्ट आए हुए हैं आप उनसे भी बात कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे शो में कुछ और बेहतरी आए और ख़ूबसूरत हो जाए और अच्छा हो जाए, तो उसके लिए भी आप हमसे बात कर सकते हैं। और आज का शो भी यकीनन बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और अच्छा जी, साथ साथ एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा, एक तो ये कि कराची में गर्मी बहुत ज़्यादा, वैसे तो मुल्क भर में हर जगह, पर कराची में अब जैसा कि आपको पता है कि तकरीबन 2 साल हो चुके हैं कि कराची में इतनी शदीद गर्मी है कि कराची वालों के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो चुका है। तो कोशिश करें कि धूप का जो टाइम होता है, दिन का टाइम, अगर आपको कोई काम नहीं है तो आप बाहर ना निकलें, घर में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, कोशिश करें कि धूप में ना निकलें। बच्चों का ख्याल रखें कि बच्चे बाहर ना जाएं इतनी शदीद गर्मी में, क्योंकि गर्मी के मौसम में अमूमन लू लग जाती, बुखार हो जाता है गर्मी का। तो उन चीज़ों से बचाने के लिए कोशिश करें कि बच्चे बाहर ना जाएं। साथ साथ जैसा कि आपको पता है कि लाइट के भी इशूज़ चलते हैं कि गर्मी के मौसम में लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा जाती है। अच्छा, फिर कराची में एक और सूरत हाल जो कि बहुत ज़्यादा, अब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ये मामला ख़राब हो चुका है, जिस पर आज हम ज़रूर बात भी करेंगे कि पानी का मसला कराची में बहुत ज़्यादा हो रहा है। कराची को पानी नहीं दिया जा रहा। हर एरिया में अगर आप देखें तो पानी का बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का मसला है। और गर्मी का अगर मौसम है तो पानी तो वैसे ही हमारी ज़रूरत है, पर गर्मी में ज़रूरत बढ़ जाती है। हम तमाम टॉपिक पे आज बात करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि हर हवाले से कराची के मसाइल पे हम बात करें। K21 का मकसद होता है, क्योंकि K21 कराची की आवाज़, और हमारा मकसद होता है कि हम कराची के हवाले से बात करें, कराची के कोई भी मसाइल हैं हम उस हवाले से बात करें। तो आज भी हम उस टॉपिक पे ज़रूर बात करेंगे। अगर आपके साथ भी कोई मसला है और आप भी परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपकी आवाज़ आगे तक जाए हमारे चैनल के थ्रू, तो आप हमें लाइव कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं अपने गेस्ट जो हमारे साथ आज मौजूद है हमारे शो पे, उनसे आपकी मुलाकात करवाऊंगी। साथ साथ ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा, हम आपके साथ 11 बजे तक होंगे। मेरे सबसे पहले जो गेस्ट हैं वो तज्ज़ियाकार हैं, उनका नाम है जी मेहताब अहमद चांदीवाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा जी, हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं उनसे भी हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। और जो है हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं उनका नाम है जी फ़हीम शेख। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह के करम से अच्छा जी, कराची पे थोड़ी सी हम पहले बात कर लेते हैं, कराची के मसाइल पे, क्योंकि कराची में रहते हैं तो कराची के मसाइल के हवाले से बात करना तो बनता है। सबसे पहले जो मसला बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है कि कराची को पानी नहीं दिया जा रहा। आप देखें कि अभी कल भी कहीं एहतजाज हो रहा था पानी के हवाले से। लाइट के हवाले से तो खैर एहतजाज होते ही रहते हैं, वो तो हम सालों से देख रहे हैं। पर अब ये जो पानी का मसला इतना शदीद उठा है कि हर घर में, हर एरिए में, हर जगह यही मसाइल है, तो इस पर कोई काम होने वाला है, हो रहा है, या तंग किया जा रहा है कराची वालों को? सोची समझी कोई स्कीम है जिसके तहत कराची वालों को परेशान किया जा रहा है? जी, ऐसा है, देखें, पानी का जो मसला है पूरी दुनिया के अंदर मसला है और पूरे पाकिस्तान में मसला है पानी का जो है, ठीक है ना। कराची की जो हालात हैं वो हर पार्टी या हर आदमी जो है उसे ये समझ लें कि कोई अहमियत नहीं दे रहा इस टाइम ना। और कराची में सबसे बड़ा पानी का मसला जो है, ये जो नाजायज़ हाइड्रेंट्स बने में, इसका मसला है। अगर ये बंद हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ज़ाहिर है पानी तो कहीं ना कहीं इस्तेमाल और यूज़ होना है, तो ऑटोमेटिक हमारे घर तक पहुंच जाएगा वो पानी। तो इसके अंदर सबसे पहले जो है, जो हाइड्रेंट, जो नाजायज़ हाइड्रेंट बने में और जो वहाँ से नहरें निकल रही हैं उनमें से हाइड्रेंट ले लेते हैं, और जो नहरों का जो निज़ाम है उस निज़ाम के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशंस है उसके अंदर हमारी यहाँ प्रॉब्लम है। असल प्रॉब्लम यह है, किसी एरिया में जहाँ पे पोश एरिया है वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा दिया जाता है, और हमारा जो निज़ाम है, हाइड्रेंट का जो निज़ाम है, वो एक माफिया के थ्रू चल रहा है वो सारा। और जो क्या कहते हैं, पानी का जो असल मसला वो ये है कि हमारे यहाँ जो निज़ाम लगा है पानी का, जो अब जिसको कहेंगे वाटर बोर्ड की तरफ से एक पुराना सिस्टम लगा हुआ है। अगर यहाँ से कोई प्रेशर वहाँ से ज़्यादा आता है तो यहाँ पे मोटर जो है ब्लास्ट हो जाती है, तो इसलिए प्रेशर को एक
डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर रखा जाता है। जब तक ये जो वाटर बोर्ड का जो आपके जो मशीनरी लगी हुई है, चारों तरफ मशीन लगी है, इसको अगर हम अपग्रेड नहीं करेंगे उसको, और पीछे से लाइंस को अगर सीधी नहीं करेंगे, और लाइंस को जो उसकी वॉल्यूम है और उसका प्रेशर है उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं लाएंगे, तो ये हमें प्रॉब्लम रहेगा। पानी पीछे बहुत है, अगर हम जाते हैं, हम हब डैम की तरफ जाते हैं और इधर करली झील की तरफ जाते हैं, जहाँ से हमें पानी आ रहा है, जो हमारी पूरी सोर्स है बहुत बड़ी, तो वहाँ पे पानी की मकदार है, लेकिन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम जो है उसके अंदर थोड़ी सी लीकेज है। उसको अगर देखें तो कराची के अंदर पानी इंशाल्लाह ताला कोई ऐसी बात नहीं है कि कराची के लिए पानी बहुत है, और उसके लिए आगे जो इक़दामात हैं वो छोटे छोटे, जो अगर जो पानी अगर इंटीरियर की तरफ जा रहा है वो पानी, या दूसरा है जो जहाँ पे सराउंडिंग है कराची की, वहाँ पे छोटे छोटे डैम्पों की जगह है, वहाँ पे डैम बना के उनको फीड किया जा सकता है उसको, उन एरियो को। और जो कराची का जो अपना ये हब डैम्प है उसको कराची से पूरा फीड हो सकता है। अगर शहरी इलाके में देखें तो कराची को फीड कर देगा, और जो आपका वहाँ पे करली झील की साइड का जो सराउंडिंग को फीड कर सकता है, लेकिन उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम जो है उसमें थोड़ी सी लीकेज है। अगर उसको देखा जाए तो इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल में, और मेरा ये आइडिया कहता है, उसको सही किया जा सकता है। अच्छा, टैंकर माफिया भी तो है। अब आप टैंकर ये असल देखें में कि हमारे घर तक पानी नहीं आता, पर अगर हम कॉल करें तो टैंकर के थ्रू हमारे घर पे पानी आ जाता है। देखिए, तो मैंने फिर मामलात ही किस तरह से देखिए, चल रहे हैं? मैंने सबसे पहले यही कहा कि टैंकर माफिया जो है, जहाँ से हाइड्रेंक अगर बंद होंगे, जब उनको पानी नहीं मिलेगा, और पानी नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिकली जो पानी है वो शहरी इलाकों के अंदर जहाँ पे उसका कंज्यूम हो रहा है वहाँ छोड़ा जाएगा। अब जब वहाँ पे हाइड्रेंक के ऊपर पानी आप ले लेते हैं, एक जो उसका क्यूबिक फीट जो उसका होता है, एक निज़ाम होता है, उस निज़ाम से वो आ रहा है। जब टैंकर में भर के आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पीछे पानी मिलेगा नहीं आपको। एक पानी जो कराची के लिए पीछे से दिया जाता है पानी, तो वो तो एक मिकदार होती है जिसका, अब वो हाइड्रेंक के अंदर भर के आपके घर में आ जाता है, या आपको नलकों के ज़रिए मिले, पाइप्स के ज़रिए मिले, वो निज़ाम वही है। लेकिन जब तक हम हाइड्रेंक्स को बंद नहीं करेंगे, अनलीगल हाइड्रेंक्स बहुत हैं असल में। अगर 2-3 लीगल चल रहे हैं तो तकरीबन मैं समझता हूँ, मेरे ख्याल के अंदर तकरीबन 100 से ज़्यादा हाइड्रेंक जो है अनलीगल है। ठीक है जी। अच्छा, आप वेलफेयर ट्रस्ट से जो है आपका वो है ताल्लुक है? जी। अच्छा, ये बताएं कितना अरसा हो गया ये ट्रस्ट स्टार्ट किए हुए, और कितना मतलब इसको स्टार्ट करने के लिए क्या आपके जहन में ऐसे ख्यालात आए? क्योंकि इंसान कोई भी काम करता है उससे पहले एक सोच होती है कि मुझे ये करना है, और इसके लिए ये सारी चीज़ें तैयार की हुई होती है। तो कितना अरसा हो गया? तकरीबन मुझे काम करते हुए तो तकरीबन 8 से 10 साल हो गए। इंडिविजुअल तो काम 2004 आपको याद होगा ज़लज़ला आया था बडग्राम एबटाबाद, काम तो तब से कर रहे हैं, एक जो जज्बा काम का होता है। लेकिन ये तकरीबन 8 से 10 साल हो गए जिसको, ये मेरी जो ज़ेबन सल्फ़ा फाउंडेशन है ये वालदा के नाम पर है। अच्छा, ठीक है। और इसको लेके चल रहा हूँ। एक्चुअली तंजीमें तो बहुत सी बनी हुई हैं, काम बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन हर किसी का करने का एक अपना अंदाज़ है। आपको जैसे पता होगा इस दुनिया में 2 किस्म के लोग हैं, एक वो जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं, और एक बने बनाए रास्ते पे चल रहे होते हैं। बिल्कुल। हमने अपने जो फाउंडेशन का स्लोगन ही रखा है कि सोच बदलोगे तो पाकिस्तान बदलेगा। ठीक है। इसीलिए हम लोगों में अवेयरनेस लेके आ रहे हैं कि भाई ये आपका लेवल हाथ फैलाना या ये राशन बांटना ऐसे इसमें ना जाएं। आप कोई लोगों को कोई दुकान खोल के अच्छा, आपका ट्रस्ट क्या काम कर रहा है? आपके जो आपने बनाया है, आप लोगों को कारोबार करके देते हैं या किस हवाले से, किस तरह काम कर रहे हैं? अभी रमज़ान में तो माशाल्लाह हमने अफ्तार का प्रोग्राम रखा था, उसके साथ साथ अभी रिसेंटली 2 बच्चियों की शाफसल में शादी का एहतमाम था, वो भी हम करते हैं। उसके अलावा हम किसी को फ्रूट का ठेला लगा दिया, किसी को पान का केबिल लगा दिया। यानी कि इस तरह की चीज़ें हम करके देते हैं ताकि वो किसी के आगे हाथ ना फैलाए, वो अपना रोजी रोजगार खुद कमाए। अच्छा, एक सुनने में चीज़ आ रही है, मैं इस पे कितनी फीसद में सच मतलब हकीकत पे ये बात है कि आप कह रहे हैं जिनके वेलफेयर ट्रस्ट है उन पे भी टैक्स गवर्नमेंट लगाने का सोच रही है, तो ऐसी कोई खबर आपके पास है? ऐसी उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं, कुछ ऐसा है? आप तक कोई ऐसी खबर है? मेरे पास अभी तक तो ऐसी कोई खबर आई नहीं है, और लगाना चाहिए कि जब लाजमी जो काम कर रहे हैं तो अगर आप जब सब काम लीगलाइज कर रहे हो तो इसको भी आप लीगलाइज पे करें आप। ठीक है। इसलिए जो बहुत से लोगों की फंडिंग, हमारे पास कोई फंडिंग नहीं है। अच्छा। हमारे पास कोई यदि जिस तरह होते हैं जरा हमारे पास वो नहीं है, हमारी अपनी दोस्तों की टीम है। अच्छा, आप लोग खुद अपनी मदद आपके तहत हम हमारी अपनी दोस्तों की टीम है, और जिस इदारे में मैं काम करता हूँ आपने शायद नाम सुना होगा, GFS बिल्डर। मैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी। माशाल्लाह मेरा स्टाफ ऐसा है
कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। हमें कोई फंड की या हमें कोई डोनेशन की अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को ज़रूरत नहीं है। हम लोग छोटा मोटा जो भी काम होता है हम लोग अच्छा, आपस में मिलके। मिलजुल के कंट्रीब्यूशन से कर लेते हैं ये लोग। और यही सोच लेके चल रहे हैं। और बस ये कहते हैं कि यार आप जो इतने लंबे दस्तरखान बिछा रहे हो, आप जो राशन के एहतमाम कर रहे हो, क्या वो 15 दिन बाद फिर उसके पास ख़त्म हो जाएगा, फिर वो लाइन में आके लग जाएगा। तो हम लोगों को ये अवेयरनेस दे रहे हैं कि भाई आप अपना रास्ता खुद बनाओ, अपना रास्ता खुद कारोबार करो। और लाजमी नहीं कि हालांकि ये तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारी आवाम को वो रास्ता दिखाए कि वो हाथ फैलाने से बेहतर है कि कुछ कारोबार कर ले, जो कुछ कि छोटा मोटा। ज़रूरी है। जी जी, उसकी देखें, अगर वो एक पान का कैबिन पे लगा रहा है या एक फ्रूट का ठेला लगा रहा है, उसके पास वो रात में जाते हुए इतना तो कमा लेगा कि वो 2 टाइम का खा सके। जी बिल्कुल। वो किसी के आगे हाथ तो नहीं फैला रहा। और लाजमी नहीं, हम कहते हैं कि पाकिस्तान में हर बंदा सोशल एक्टिविस्ट बने, हर बंदा। और सोशल एक्टिविस्ट बनने के लिए लाजमी नहीं कि मेरे पास बहुत लाखों रुपए है, मैं कोई फाउंडेशन चला रहा हूँ तो मैं बनूं। नहीं, इसमें गरीब बंदा भी बन सकता है। मिसाल के तौर पे कि एक बंदा है, वो कहीं से, वो गरीब है, राशन का बैग लेके आया, उसके पड़ोस में भी फैमिली गरीब है। हाँ, अगर वो राशन का बैग उधर दे देगा तो वो खुद क्या खाएगा? हाँ, ये सोचना रखे वो ये सोचे कि मैंने जो एक टाइम का खाना बनाया, मैं एक प्याला सालन तो बराबर में दे सकता हूँ। हाँ बिल्कुल। तो ये नहीं कि अगर किसी की सोशल फाउंडेशन है या कोई बहुत अमीर है तो वो कर सकता है, हर बंदा कर सकता है। हाँ बिल्कुल, आपकी सिर्फ अपनी नियत सोच, होनी- बिल्कुल। सिर्फ अपनी सोच इस तरफ लेके आए कि मैंने ये काम करना है। और आप यकीन करें, जिस सोच से हम चल रहे हैं और जो हम लोगों में अवेयरनेस दे रहे हैं, अगर हर बंदा सोशल एक्टिविस्ट बन गया तो कोई भूखा नहीं सोएगा इस पाकिस्तान में। ठीक है। अच्छा, वैसे मुझे तो ऐसा लगता है कि कराची में कोई भूखा नहीं सोता होगा। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही फरमाया आपने। कराची पाकिस्तान का वो वाहिद शहर है जिसके अंदर कोई आदमी भूखा नहीं सोता। यहाँ पे बहुत सारे जो है NGOs काम कर रही हैं। सुबह आप देखते हैं जाते हुए रोडों के ऊपर, साइड्स के अंदर, ग्रीन बेल्ट के ऊपर खानों के दस्तरखान लगते हैं। वेलफेयर ट्रस्ट हैं, सैलानी हैं और दूसरे भी हैं, आलमगीर वगैरह दूसरे, और बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे मुखय्यर हजरात हैं जिनको लोग जानते भी नहीं हैं और जो खामोशी से बहुत ज़्यादा जो है इसमें चेहरी के काम कर रहे हैं। जिस तरह एक इंडस हॉस्पिटल है, उसका नाम मैं लेना इसलिए क्योंकि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं उसकी कराची के हवाले से। कराची के जो लोग हैं उनके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है मेहनत कर रहे हैं। और असल में ये जो काम है ये अब हुकूमत का काम नहीं है। चेहरी का काम हमेशा जो है ना आवाम का काम होता है। और आवाम में जो है ना जो शहरी लोग होते हैं, जिस तरह कहते हैं जो शहर में जो लोग होते हैं, शहर में रहने वाले, वो ही उनके ज़ाहिर है जो जिस तरह हमारी एक मजहबी तौर पर कहते हैं कि जी पड़ोसी, तो शहर में जितने रहने वाले लोग जो होते हैं हमारे पड़ोसी हैं। अगर हमारी ये नीयत और हमारा ये एहसास हमें हो जाए इस शहर के रहने वाले हमारे सारे पड़ोसी हैं और कोई पड़ोसी तकलीफ़ में है तो हम उसके लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करें, तो उसके अंदर हमारी दीन भी अच्छा हो जाता है और दुनिया भी उसके अंदर हमारी अच्छी रहती है उसके अंदर। तो इसके लिए जो है बहुत सारे, जिस तरह ये भाई बता रहे हैं, इस तरह बहुत सारे हजरात हैं, इस तरह ऐसे ग्रुप बनाए हुए लोगों ने जिन्होंने NGOs भी नहीं बनाई और बग़ैर NGOs के ही काम कर रहे हैं। तो अगर ये काम, जिस तरह भी आपने कहा टैक्सेस का मामला, तो गवर्नमेंट अगर इसके ऊपर टैक्स लगाने का भी सोच रही है तो ना लगाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा सिस्टम ये NGOs का चल रहा है और ये गवर्नमेंट की सपोर्ट के लिए चल रहा है। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट, हम थर्ड वर्ल्ड के लोग हैं, हम इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते कि हर आदमी तक पहुँचें, और ना ही हमारे पास इतनी मशीनरी है, ना ही इतना स्टाफ है, ना ही ऐसे हमारे पास वसाइल हैं कि हम हर आदमी तक पहुँचें। जिस तरह दस्तरखान आपने देखा, तो गवर्नमेंट की ऐसी मशीनरी नहीं है जो क्या कहते हैं वहाँ पे जाके खाना खिलाए, क्योंकि ये जितने भी चेहरी से काम है वॉलंटियर होते हैं। इसके अंदर सिर्फ जो है अपने दिल की मुतमईन के लिए और क्या कहते हैं अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए किए जाते हैं। इससे अंदर कोई मफाद नहीं होता। जो आदमी मफादात के तहत चलता है वो थोड़े अरसे तो चलता है, लेकिन वो फिर आगे नहीं चल सकता। बिल्कुल जी। और अच्छा, हमारे वाकई इतने अच्छे इदारे हैं जिनका मैं नाम अगर ना भी लूँ तो आपको पता है, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। और कराची शहर वाहिद वो शहर है कि पाकिस्तान भर से यहाँ लोग पैसा कमाने आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई रात को भूखा सोता होगा। यहाँ आप छोटे से काम से भी माशाल्लाह अच्छी तरह अपना घर चला सकते हैं, बस मेहनत करना
लाजमी है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि जब से कोरोना आया है, मैंने जो खुद फील किया है, मैंने लोगों को देखा है, जब से कोरोना आ गया है तो हम लोगों ने लोगों को आदत डाल ली है मांगने की, लोगों ने नौकरियां छोड़ दी हैं, लोगों ने एक सिलसिला बना दिया है कि जॉब चली गई कोरोना में, आप मुझे इतने पैसे दे दो। मतलब ये अब हम लोगों के हालात हो चुके हैं। मेरे हाल से मांगने से बेहतर है आप अपना छोटा सा भी कोई काम करें। यहाँ अगर वो बड़ा मैं बड़ा देखती हूँ हर गली कूचे में फ्राइज़ जो होते हैं, फ्रेंच फ्राइज़, वो अक्सर अमूमन छोटी सी मशीन लगा के लोग बच्चे बना रहे होते हैं, कम उम्र के लड़के बना रहे होते हैं, और आप यकीन करें उनका घर उस पर चल रहा होता है। तो मेहनत अगर आप कर रहे हैं तो एक छोटे से काम में भी बरकत होती है अपने काम में। तो मेरे हाल से इज़्ज़त बहुत बड़ी चीज़ है, मेहनत करें, मांगने से बेहतर है मेहनत करें। अच्छा, मांगने वालों की भी ये बात, दूसरी बात भी मैं ज़रूर करूँगी ब्रेक पे जाते जाते, कि मैं ये उन लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ जिन लोगों को नौकरियाँ वाकई नहीं मिल रही हैं और वो मजबूरी के तहत मांग रहे हैं, मैं ये उनके लिए नहीं कह रही, मैं उनके लिए कह रही हूँ जिनको जॉब तो कर सकते हैं, सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, पर वो करना नहीं चाहते, क्योंकि आसान तरीका ये है। कराची शहर में आप रोड पे निकल जाएं, आपको हज़ारों काम मिलते हैं, ये मुझे पता है। तो इसी के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा, और मैं आपके साथ हूँ 11 बजे तक। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पे हमारे फ़ोन नंबर आ रहे हैं और हम कराची के मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं। अच्छा जी, मैं आपकी जाने पाऊँगी एक चीज़, तालीम का तो आपको पता है निज़ाम हमारे पाकिस्तान में कैसा था, और फिर कोरोना आने के बाद, लॉकडाउन होने के बाद, ये जो दूसरा साल है तालीम तो समझें ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब आगे क्या सिलसिला बन रहा है, आगे क्या आया होने वाला है, क्योंकि अभी भी अगर आप देखें कि पेपर्स एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, बच्चों को ये नहीं पता चल पा रहा कि कितने पेपर्स होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब हुकूमत खुद नहीं समझ पा रही, या आवाम को समझाना नहीं चाह रही, या उनको अभी खुद सीखने की ज़रूरत है। क्या समझते हैं आप? देखें, इसके अंदर एक तो आपने एक बात बोली, हुकूमत आवाम को समझाना नहीं चाह रही है। एक तो ये है, क्योंकि असल में बात यह है अगर असल फिगर्स सामने आ जाएं, असल पोजीशन, तो एक पैनिक फैलता है। तो जाहिर है हुकूमत जो होती है पैनिक नहीं फैलाना चाहती है अपने अवाम में, लेकिन एक फैक्ट है कि ये वायरल है और ये कभी भी सर उठा देता है। और क्योंकि ये हमारे ऊपर, अवाम के ऊपर होता है कि अवाम कितनी इसकी जो है SOPs का इसका ख्याल रखते हैं। हुकूमत ने अभी SOPs पे सख्ती की तो आपको पता है 1.5% के ऊपर चला गया, ये रह गया, और अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि ये सारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी। अब रह जाती है एजुकेशन की बात। एजुकेशन के अंदर देखें बच्चे जो है ना एब्सेंट हुए हैं सारे। अच्छा, एक जो इन्होंने निज़ाम जो शुरू किया प्राइवेट स्कूल ने, जो अपना ऑनलाइन सिस्टम, वो बिल्कुल बेकार, उसके अंदर कोई उसका बच्चों का फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि बच्चे मेरे नज़दीक जो है बच्चे उससे और बिगड़ गए। क्योंकि जब माँ बाप ने उनके कहने पे लैपटॉप उनको घर पे ला के दिए, तो लैपटॉप के अंदर आपको पता है एक 8-9 साल का बच्चा उसको यूज़ करना सही से नहीं जानता, और आप उसको इंटरनेट लगा के देंगे तो इंटरनेट आपके हाथ में नहीं होता, और ना माँ बाप क्या करते हैं, हर वक्त उसके साथ बैठे रहते हैं। एक तो ये हमारा सबसे बड़ा एक नुकसान है जो हमें इस चीज़ पे सोचना चाहिए। दूसरा ये कि आपको पता है प्रोटेस्ट हो रही है, एग्ज़ाम ना लिया जाए, इससे पहले भी गोधरा और पिंडी के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों ने करी, तो वो इस वजह से क्योंकि बच्चों ने साल के अंदर 2 महीने भी क्या कहते हैं स्कूल नहीं गए वो, तो जाहिर है उनको क्वेश्चन कैसे मतलब ना कोई क्वेश्चन दिए गए, ना उसका जवाब लिया गया। अब स्कूल के अंदर जो एक आपका सिस्टम चलता है, जो आपको जिसको कहेंगे ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम के अंदर सिर्फ जो है आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, आंसर उसका कौन देगा? आंसर ना उसके वालिदैन को पता है, ना कोर्स का ना उसको पता है, तो आंसर के लिए आपको स्कूल जाना ज़रूरी है। अब गवर्नमेंट ने स्कूल किस वजह से बंद किए वो ज़ाहिर है सब जानते हैं। अच्छा, इसके अंदर अगर थोड़ी सी इसकी चेंजिंग करके थोड़ा सा अगर उस पोजीशन को कर लेते, स्कूल को जारी रखते, अगर स्कूल के अंदर जिस तरह इन्होंने कहा है कि जी ठीक है जी SOPs के तहत एक कमरे में, जिस कमरे के अंदर 40 बच्चे बैठते हैं उस कमरे में 10 बच्चों का रख लेते और ड्यूरेशन करते,
टन बाई टन, स्कूल को बंद नहीं किया जाता, टन बाई टन करते और उसकी SOPs के ऊपर यानी कि सख्ती करते, उससे अंडरटेकिंग लेते स्कूल में। अगर आपने क्या कहते हैं इस SOPs को फॉलो नहीं किया तो आपका स्कूल सील कर दिया जाएगा। इस तरह के अगर मामलात होते शायद स्कूल वाले भी फॉलो करते। अब स्कूल, एक स्कूल इधर मैं नाम नहीं लूँगा, एक बहुत बड़ा नाम है स्कूल का, उसके अंदर SOPs अभी कोरोना के अंदर तकरीबन 1 हफ्ते पहले उस स्कूल के अंदर एक फंक्शंस हुआ, जिसके अंदर जो भी आपको होता है फंक्शन स्कूल में किस टाइप के होते हुआ, और SOPs की ऐसी धज्जियाँ बिखेड़ी गई कि ये समझ लें कि बस अजीब सा मतलब लग रहा था कि हुकूमत कहाँ है। बाहर लाउड्स जो है हो रहा था, सब आवाज़ें आ रही थी, लेकिन कहाँ है। अब जाहिर है इस चीज़ को जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे और संजीदगी नहीं लेंगे, आवाम और मशीन दोनों जब मिल के नहीं करेंगे, जब तक ये चीज़ हमारे से नहीं जाएगी। अब इसी तरह जिस तरह तालीम की बात आती है, हम तालीम के अंदर भी इस टाइम ऐसे हालात हैं कि हमारे मतलब वालिदैन जो हैं, मेरे तो नहीं खैर, जो वालिदैन हैं उन्हें और बच्चों को आपस में कोऑपरेट होकर चलना चाहिए। कोऑपरेट किस तरह, क्या स्कूल बने तो वालिदैन ने कहा स्कूल बने कुछ नहीं है, लेकिन इस टाइम हमें उससे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा एक बैच जो है वो ज़ाया हो चुका। पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, आपने इतनी अच्छी बात की इस पे कि बच्चे अभी ज़्यादा परेशान किस वजह से हैं, वो कह रहे हैं एग्ज़ाम हमसे ना लिया जाए क्योंकि प्रॉपर वो स्कूल जा नहीं सके। अच्छा, वो जितने दिन गए हैं तो टीचर्स का ये काम था कि बैठना, बातें करना। ये मैं सही, बिल्कुल मेरी आंखों देखी बात है कि बच्चों को पता ही नहीं है कि इस सवाल का जवाब क्या है, ये क्या हम लोगों ने करना है। ऑनलाइन क्लासेस पे जब हम आए तो दुनिया भर में ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम स्टार्ट से उन्होंने बनाया हुआ, एक बेस बनाई हुई। अब हमें एकदम से उठा के आप ऑनलाइन क्लासें हम पे फेंक रहे हैं, हमें कब समझ आएगी, हमें समझ ही नहीं आएगी। उसके बाद आप कोचिंग अगर अपने बच्चों को अब अगर भेजते हैं कि एग्ज़ाम सर पे हैं, तो आप यकीन करें बच्चों को समझ ही नहीं आ पा रहा कि हम करें तो करें क्या। और फिर कोचिंग वाले डबल फीस ले रहे हैं। एक तो हालात इतने ख़राब है जो कि दुनिया भर में है, एक सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में ये हुआ है। तो उस वजह से अब कोचिंग की फ़ीस माँ बाप नहीं अदा कर पा रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई है, उसके साथ जो हालात हैं। इसमें मेरे हाल से एजुकेशन अगर आप देखें, दुनिया भर में बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए कितना काम किया जा रहा है। हमारे मुल्क में क्या किया जा रहा है, हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल में अगर वहाँ आप जाएँ तो मेरे हाल से कोई भी अपने बच्चे को वहाँ नहीं पढ़ाना चाहेगा, मुझे ऐसा लगता है। असल में हमारे पास एजुकेशन जो फंड्स है, जो अभी आप अगर अभी फिल वक्त जो हमारे यहाँ आया है, तो मेरे अंदाजे में 26 अरब रुपए एक फ़ंड दिया है जो हमारा बजट में पास हुआ है। अगर 26 अरब रुपए को हम डिवाइड करते हैं 1.5 करोड़ बच्चों में, ठीक है ना, 5 करोड़ की आबादी, हम कराची के हवाले से बात करते हैं, सिंध के हवाले से पूरे 1.5 करोड़ की आबादी, यानी कि 5 करोड़ में से 1.5 करोड़ बच्चा पढ़ रहा है, किसी भी शोबे में पढ़ रहा है, तो एक बच्चे के हिस्से के अंदर 1733 रुपये आते हैं। अब एजुकेशन का 1733 रुपये एक साल में कैसे उसके ऊपर लग सकते हैं? ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना। हम पूरी दुनिया के अंदर जो एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर सबसे बड़ा बजट होता है, और तीसरा बजट हमारा दिफाई बजट होता है, सबसे बड़ा ये होता है। अब इसके अंदर मैं आपको एक थोड़ा सा एक चीज़ बता दूं कि हम यहूदी करते, ज़ायनिस्ट जो है, ज़ायनिस्ट की तरक्की का राज क्या था? उन्होंने 18 साल बग़ैर काम, बग़ैर यानी कि छुट्टी किए, बग़ैर किसी किस्म की छुट्टी की 18 साल जिस शोबे में जो थे उन्होंने काम किया खामोशी से। तो आपको पता लगा एक बहुत बड़ी दुनिया की ताकत उभर के आ गई। उन्होंने 2 चीज़ों पे किया, उनके पास कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी जिनके ऊपर कोई तरक्की नहीं थी, बड़े बदहाल थे ये लोग। उन्होंने सिर्फ एक एजुकेशन मांगी और एक मेडिकल कॉलेज मांगा। ये हिस्ट्री है, अब देख लें। बरतानिया से जब उन्होंने वहाँ पे उनको पनाह गुज़ीर रखा गया, तो उन्होंने बरतानिया से रिक्वेस्ट की कि हमारे बच्चे इधर उधर फिर रहे हैं, हम एक मेडिकल कॉलेज दें और एक हॉस्पिटल, एक यूनिवर्सिटी की इजाज़त दें। तो उनको इजाज़त मिली, तो उन्होंने 18 साल जिस शोबे में जो था उस शोबे में उसने काम किया, और उसके अंदर आपने देखा 18 साल के अंदर कलील, यानी कि समझता हूँ बहुत कम अरसा है, और कहाँ से पूरी दुनिया के अंदर आज हम ये कहते हैं जी वो ज़ायनिस्ट अब दुनिया के अंदर सबका नाम ये क्या यहूदी, ये क्या यहूदियों की। तो क्या उन्होंने अगर देखा जाए उन्होंने बहुत, इसी तरह हमें भी अपने तौर पर जो हमारी जिस फील्ड के अंदर हैं उस फील्ड के अंदर हमें संजीदगी से काम करें। जिस तरह एजुकेशन का मामला है उसको संजीदगी से लें, जिस तरह हेल्थ का मामला है उसे जब तक हमारी नस्ल, हमारी लिटरेसी रेट आपको पता है क्या है,
आज हमें यही नहीं मालूम कि हमारा बजट जो हमें आया हमें फ़ायदे का बजट है या हमारा नुकसान का। आम आदमी को किसी को नहीं मालूम। इसी तरह हमें हेल्थ का हमारा जो आपका हेल्थ का जो बजट है, जो उन्होंने तकरीबन मेरे ख्याल में 18 अरब रुपए शायद रखा है, जिसके अंदर से 360 रुपए फीकस 5 करोड़ की अगर आबादी, जबकि 5 करोड़ नहीं है सिंध की आबादी, ज़्यादा है, 5 करोड़ की आबादी के अंदर भी अभी लिया जाए तो 360 रुपये फीकस आता है। 360 रुपये में एक साल में आदमी पैनाडोल की गोली नहीं खा सकता। तो जब इतना बजट रखेंगे तो ज़ाहिर मामला ख़राब रहेंगे। हमें ये इसके ऊपर तालीम और सेहत के ऊपर हमें देखना पड़ेगा, और मुल्क की तरक्की के लिए हम सिंसियर हैं तो। और हम तो उस शहर में मुल्क में रहते हैं कि जहाँ अगर ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है और लाइनें बिल्कुल ठीक नहीं होती हैं और वो ट्रेन का एक्सीडेंट होता है और कितने मासूम लोगों की जान जाती है, और हम कहते हैं कि मेरे इस्तीफ़ा देने से अगर वो ज़िंदा हो जाते हैं तो चले मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ। हम तो उस मुल्क में रह रहे हैं और उन लोगों के हमें देखने वाले जो लोग हैं, अब देखें वो अगर ऐसे हैं तो फिर आगे हमारा फ्यूचर क्या है वो हम सब जानते हैं। अच्छा जी, मैं आपकी तरफ आऊँगी। मुझे ये बताएं कि आप, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि इस हवाले से आप काम कर रहे हैं कि एक तो आप लोगों का अपना ग्रुप है, आप अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं, दूसरा आप लोगों का छोटा मोटा जो भी कोई काम करना चाहता है आप उसको वो काम करके देते हैं कि आया वो अपना इज्जत से रोज़गार कमाए। अच्छा, कभी आपने कुछ ऐसा सिस्टम आपका नहीं है कि जो बेरोज़गार लोग हैं वो अगर चाहें कि उनको जॉब मिल जाए, वो जॉब अगर कहीं करना चाहें तो कोई ऐसा तरीक़ेकार है कि उनको जॉब मिल जाए? कोई ऐसा सिस्टम है या कोई ऐसा आपका इदारा है जहां आप जॉब दे सकें? इसमें देखिए हमारी वर्किंग चल रही है। अच्छा। हमारी वर्किंग चल रही है, और इसके साथ साथ मैं आपको एक ये भी चीज़ बताऊं कि जो मिडिल क्लास से भी यानी लो क्लास तबका है, जो जिनके पास मकान नहीं है, किराए पे रह रहे हैं, अभी मेरी एक उस पर भी वर्किंग चल रही है जिसमें इंशाल्लाह मेरा साथ जीएफएस बिल्डर दे रहा है। अच्छा। जो उन लोगों के लिए हम एक बिल्कुल सस्ती स्कीम लेके आए कि हर बंदे का अपना घर हो, चाहे वो 200 गज का ना हो, 80 गज का घर हो, लेकिन उसकी अपनी छत हो। बिल्कुल। अभी मेरी वर्किंग उस पर भी चल रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको ज़ेबुन्निसा और जीएफएस के तवस्सु से आपको ये मिलेगा कि 50,000 रुपये दो, लाख रुपए 50,000 रुपये दो, महीना 10,000 रुपये में अपने घर के मालिक बन जाओ। ठीक है, जबरदस्त। उसमें ना बैंक फाइनेंस होगा, ना कोई चीज़ नहीं होगी, वो डायरेक्ट उसका होगा। अच्छा। अभी हमारी उस पर भी वर्किंग चल रही है। और जो आपने जैसे बात करी, अभी देखें हमारे पास हमारा काम ये नहीं है कि एक होता है ना कि बांटना खिलाना, नहीं, हम डायरेक्ट विक्टिम तक जाते हैं। हमारी टीम उस पर वर्किंग करती है। मैं आपको एक और चीज़ बताते चलूँ, मेरे पास जो मेरे कारमा में शामिल 15 साल के बच्चे से लेके 50 साल तक के लोग हैं, और माशाल्लाह हर कोई अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेटेड है, क्रिएटिव माइंड है। हम लोग डायरेक्ट, हमारी टीम जब किसी से मिलती है, कोई हमारे पास एप्लीकेशन आती है, तो हम उसके पास, मैं खुद जाता हूँ बाकायदा, मैं खुद जाता हूँ, मुलाकात करता हूँ, फिर उसको देखते हुए कि यार ये इस काम के लिए बेहतर है। ऐसे कितने लोग हैं जिसको हमने सूरती यानी कंपनीज में लगा दिया, फैक्ट्रीज में लगा दिया है, अपनी पीआर पे, उसको बिल्डर्स के पास लगा दिया है, किसी को अगर कोई अकाउंटेंट है तो उसको अकाउंट के जॉब के लिहाज से कोई काम है तो उसको वहाँ लगा दिया। जो हो सकता है वो करते हैं, और जो अगर जैसे बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, जो जॉब के काबिल नहीं है, तो हमारी कोशिश होती है उसको कोई फ्रूट का ठेला लगा दें, उसको पान का केबिन लगा दें, उसको एक अच्छे फ्रेंच फ्राई की शॉप खुलवा दें, ये XYZ जो भी काम हो सके हम उसके लिए हमारी कोशिश होती है वो करें कि वो किसी के आगे हाथ ना फैलाए। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात। आज हम उसको दे देंगे। अगर मिसाल के तौर पे मैं आपसे बात करूँ, हमारी ज़ेबुन्निसा फाउंडेशन उसको राशन का बैग दे देती है, या उसको 8-10 हज़ार रुपये घर के खर्चे के लिए दे देते हैं, 15-20 दिन बाद तो फिर वो खड़ा होगा ना मांगने। बिल्कुल, ये तो है। हम क्यों किसी को ऐसा हम करें कि वो हाथ फैलाए? हम उसको, हमारी ताकत, आपकी ताकत इतनी ऐसी नहीं है कि हम किसी को एक निवाला भी खिला सकें, एक टाइम भी दे सकें। बेशक, बेशक। लेकिन ये बस अल्लाह पाक ने हमारे को अगर इस काम के लिए चुना है, तो हमारी कोशिश है कि हम उसको फ़कीर ना बनाए, उसको हाथ फैलाने वाला नहीं बनाए, उसको ऐसा कर दें कि भाई आप अपना रास्ता, हमने रास्ता दिखा दिया, अब आप इस रास्ते पे आपने खुद चलना है और खुद आपने अपने पैरों पे खड़ा होना है। हमारी कोशिश ये, और इसी के तहत हम काम कर रहे हैं। और हमारी को, हम जो लोगों से मिल रहे हैं, हम उनको लोगों को अवेयरनेस ये दे रहे हैं कि आप अपना रास्ता खुद बनाओ। फलाने ने क्या किया, फलाने ने क्या किया, फलाने ने क्या किया, वो नहीं। देखिए हाँ, वो मैंने जैसे आपसे बात करी, एक बने बनाए रास्ते पे चलता है, लोगों को देखता हुआ वो ठोकरे खाता है, और एक रास्ता अपना खुद बनाता है, चाहे वो एक छोटी सी दुकान ही क्यों ना खोले,
वो फिर वो अल्लाह पाक उसको कामयाबी मिलती है, उसको मेहनत जब उसमें करता है तो उसमें बरकत भी होती है मेहनत में। बिल्कुल जी। अच्छा जी, साथ साथ इस पे भी बात करेंगे कि अभी क्या सिचुएशन है, जब से ये लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, कारोबार की क्या सिचुएशन है, मतलब अब आपको क्या लग रहा है, कुछ बेहतरी की तरफ जा रहा है हमारा शहर? में तो शहर की बात करती हूँ कि कराची में बैठी हुई नाराज़ ना हो जाएगा, क्योंकि आप लोग फ़ौरन से हमारी बातों से नाराज़ भी हो जाते हैं। असल में बैठ के मैं कराची के मसाइल पे बात कर रही हूँ, तो इसलिए मैं कराची शहर की इसलिए बात करती हूँ, मेन हब है यहाँ के जो है, यहाँ पूरा पाकिस्तान को चलाने के लिए कराची है, तो कराची की बात इसलिए ज़रूरी है, हम समझते हैं हम बात करना। वैसे मेरे मुल्क के सारे शहर मेरे अपने हैं और इतनी मोहब्बत है दिल में और इंशाल्लाह कायम रहेगी। क्या कहेंगे इस पे? कराची के हालात जो हैं, लॉकडाउन जिस तरह भी बात हुई कि 1.5 या 6% रह गया है, इंशाल्लाह ताला हालात अच्छे होंगे, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। और जो जिस तरह के अभी गवर्नमेंट ने कुछ ऐलानात किए हैं शहरी इलाकों के लिए, 5 लाख रुपए का लोन का जो ऐलान किया है, जो अगर उसको अवेल करते हैं फ़ी ख़ानदान, तो इंशाल्लाह ताला पैसा बाहर आएगा और टर्नओवर होगा, तो उससे हालात बेहतरी की तरफ अच्छा, है। ये एक चीज़ ज़रूर बताते जाइएगा, ये जो लोन लेना होता है, ये बड़ा एक मुश्किल तरीक़ेकार होता है, ये इतने मरहलों से आपको गुजरना पड़ता है कि हम जैसा बंदा तो हार के बोलता है बस अब नहीं होगा नहीं, हमसे। हाँ, तो बिल्कुल। क्या कुछ आसानी रखी गई? देखें, आसानियाँ तो नहीं होती, देखिए हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई ज़ाहिर है रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। अगर ज़्यादा आसानियाँ रख दी हैं तो मिसयूज़ हो सकता है इसका ना, तो मिसयूज़ से बचने के लिए थोड़ी सी सख्ती रखी जाती है, और जो जेन्युइन आदमी है उसको मिलता है, ऐसी बात नहीं है। अगर हम बैंक अकाउंट्स भी आजकल अगर खुलवाने जाएं, वहाँ पे आपको पता है कितनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये लाएं वो लाएं, कार्ड लाएं और लेटर हेड 10 चीज़ें मांगते हैं। इसी तरह ज़ाहिर है जब लोन लेने जाएंगे आपको आइडेंटिफाई करेंगे कि जी आप असल हैं कि नहीं है ना, उसके अंदर ये ज़रूरी है। और इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शंस ये नहीं लगाई हैं कि इसके अंदर कौन आन के लेगा। शहरी इलाकों के अंदर अब इसमें हमें हमारा जो किरदार होना चाहिए आम आदमी का, जिसकी ज़रूरत है वो ले और जिसकी ज़रूरत नहीं है वो ना ले उसको, ताकि दूसरे का हक ना मरे इसके अंदर, तो उससे थोड़ा सा हमें फ़ायदा होगा। दूसरा जो है, हमें देहाती तौर पर जो ऐलान किया है, ये बड़ा अच्छा ऐलान है कि जी जो देहाती हैं उनको 1.5 लाख रुपए का जो है बगैर सूदी लोन है, और फिर मशीनरी पे 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए मशीनरी पे दिए जाएंगे। इस तरह की हैं कुछ मेडिसिन्स के जो हैं उनको रिलीफ दिया है। अगर मेडिसिन ज़ाहिर है पहले इंपोर्ट ज़्यादा होती थी, अब इंपोर्ट थोड़ी सी कम होंगी, क्योंकि कुछ 300 उनके एडिटिव्स हैं जिसके ऊपर उन्होंने रिलीफ दिया गवर्नमेंट ने। कुछ मशरूफ़ात जो हैं उनके ऊपर लिक्विड मशरूफ़ात पर रिलीफ दिया है। जब वो इंडस्ट्री चलेगी, ग्रोथ करेगी, तो ऑटोमेटिकली ज़ाहिर है काम होगा। और एक चीज़ आपको पता है, एक से टर्नओवर चलती है दूसरे से, उसके अंदर इंशाल्लाह ताला थोड़ी सी बेहतरी आएगी, क्योंकि एक इंडस्ट्री का असर दूसरी इंडस्ट्री पे पड़ता है। ये जिस तरह अगर हम ले लें, सिर्फ मेडिकल को ले लें, मेडिकल के अंदर देखें एक चीज़ नहीं होती, उसके अंदर प्लास्टिक से के गत्ता, लेबर, दुनिया की चीज़ें होती हैं जो उसको सप्लाई होती हैं और एक टर्नओवर चलता है। तो वो ज़ाहिरी बात है, इससे उम्मीद है कि काम जो है चलेगा। अब जिस तरह गवर्नमेंट ने जो है SOPs के थोड़ी सी नरमी करके जो इंडस्ट्री को 8 बजे और का टाइम दिया है, और जो होटलिंग है उसको टाइम दिया 12 बजे तक का मेरे अंदाजे के मुताबिक, तो उससे थोड़ा सा टर्नओवर चलेगा। जब लॉकडाउन हो जाता है ना, एकदम ब्रेक हो जाता है सारा मामला ना, तो वो ब्रेक जो है थोड़ा सा कम हुआ है, और आहिस्ता आहिस्ता होते हुए होगा। और अल्लाह ना करे आगे हो, अगर हम इसी तरह जिस तरह आज चल रहे हैं SOPs के ऊपर अमल करते हुए चल रहे हैं, और जिस तरह रिस्ट्रिक्शंस के साथ चल रहे हैं, इस तरह चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि ऐलानात तो हो जाते हैं पर उस पर अमल दरामद नहीं होता। जैसे कराची के लिए ऐलान पहले भी हुआ और अब भी अगर हुआ तो लोगों को यकीन नहीं आता, मतलब वो ये समझते हैं कि सिर्फ ऐलान है, खुशी नहीं देखें होती है। ऐसी बिल्कुल होती है। असल में एक सिस्टम बना हुआ है, गवर्नमेंट का एक सिस्टम है, जिनको मालूम है गवर्नमेंट से आप 1 रुपए की कोई अहमियत नहीं होती, आप जेब से दे सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट से 1 रुपए का पे ऑर्डर बनवाने के लिए कितने सिस्टम, हमारे एक सिस्टमेटिक सिस्टम होता है ना, सिस्टमेटिक सिस्टम से चलता है, और जो सिस्टम की वजह से थोड़ा सा लेट होता है। जिस तरह अभी मैं पढ़ रहा था, जो है वो पाकिस्तान के सिंध का जो बजट है उसमें थोड़ा सा 147 अरब रुपए जो हैं कम मिले, तो उसके एक सिस्टम होता है। लेकिन जो चीज़ लिख दी जाती है गवर्नमेंट के अंदर, जो आपके डॉक्यूमेंटेशन में आ जाती है, वो आज नहीं कल ज़रूर मिलेगी। जिस तरह देखें एक बजट बनता है, क्या कहते हैं, सिंध का या किसी भी लोकल गवर्नमेंट का बजट होता है, उसके अंदर जो चीज़ लिख दी जाती है वो इम्प्लीमेंटेशन होती है, ना कि पीछे से कोई एरर हो या कोई तब्दीली ना आए उसके अंदर।
तो वो ज़रूर इम्प्लीमेंटेशन होता है। जिस तरह आज आप ये देखें, बेनज़ीर प्रोग्राम जो है, बेनज़ीर के ज़माने में, अल्लाह मग़फ़िरत करे उसकी, बेनज़ीर के ज़माने में से चल रहा है और आज भी चल रहा है, वो बंद तो नहीं हुआ। क्या है, उसके फंड जो जारी हो गए वो अपनी तरफ चलेंगे वो उसके अंदर। अब उसके अंदर थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। अब असल में हमारी थोड़ी सी आदत हो गई हाँ, है। वो अब हकदारों को मिले ना मिले चल तो रहा है। नहीं, इसमें आपने तो ये देखा है ना, ऐलानात तो बहुत होते हैं जी, और जी। आप भी काफी अरसे से सुनते आ रहे हैं, हम भी सुनते आ रहे हैं। आज तक कौन सी चीज किसको मिली है? जैसे स्कूल की बात हुई, तालीम की बात हुई, आप इस गवर्नमेंट स्कूल जितने उठा के देख लें, वहाँ पे क्या पढ़ाई तो नहीं हो रही है। पढ़ाई नहीं हो रही, कहीं बाड़ा बना है, कहीं पे किसी ने अपनी जागीरदारी बना दी, किसी ने अपना कुछ बना लिया, लेकिन वहाँ पे वो चीज़ नहीं है। बजट दे तो दिया है तालीम के लिए, सारी चीज़ों के लिए, लेकिन मिलता है किसको है? और लोन की जैसे बात हुई कि लोन मिलना है, मैं तो खुद इस फील्ड का हिस्सा तालीम के हूँ। लिए जो बजट दिए वो आपको बता दिया था। नहीं, मैं खुद वही, सेहत के लिए जो दिया देखिए, आपने जो वो भी बजट- सुन मैं तो लिया। इस फील्ड का खुद हिस्सा हूँ ना। लोन के लिए कितने मामला, कितनी चीजें फजूल में तंग करने वाली बात होती है हर बंदे को। देखिए, हर चीज़ 100% नहीं होती है। हर जगह लीकेज होती है। जिस तरह बिल्डर्स में है, उसके अंदर कहीं ना कहीं लीकेज होती है। कोई ना कोई, ऐसा नहीं होता है कि बिल्डिंग बन जाए उसके अंदर तमाम फ्लैट, तमाम चीज़ एक जैसी हो, उसके अंदर थोड़ी लीकेज होती है। इस तरह सिस्टम है। अगर जिस सिस्टम के अंदर आप कहते हैं कि जी वहाँ पे ताकों के अंदर घोड़े बांध दिए जाएं फलाना, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ये देखें, अगर ऐसा होता, जो भी आपको तरक्की करते हुए लोग मिलेंगे वो आपको प्राइवेट स्कूल से नहीं मिलेंगे, आपको सरकारी स्कूल के लोग होते हैं। आप हिस्ट्री देख लें। हम कहते हैं सरकारी स्कूल सबसे खराब, असल में होता यह है कि प्राइवेट स्कूल के अंदर क्योंकि हमारे बच्चे जा रहे होते हैं और उनका डिपेंड होता है, हम पैसे दे के पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, पैसे दे के पढ़ रहे हैं, तो उनके अंदर तालीम की अहमियत नहीं होती है। जो स्कूल सरकारी और 2 मील सफ़र करके जा रहा होता है ना बच्चा, उसको तालीम की अहमियत होती है, तो वो बच्चा पढ़ने जाता है और तरक्की करता है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो में तशरीफ़ लेके आए। हमारे शो का जो पहला सेगमेंट है इसका टाइम खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो पे तशरीफ़ लेके आए। और जैसा कि मैं आपको बताती चलूँ कि आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा, और इसमें बताती चलूँ कि अभी मेरा शो ख़त्म नहीं हुआ। 11 बजे तक मैं आपके साथ हूँ, आप मुझे देख रहे हैं। लेंगे एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं। कहीं ना जाएँ, देखते रहें वीकेंड शाइन विद एनिशा।